बिहार का चुनाव आया और बिहार के चुनाव से पहले क्या हुआ, आप डाटा उठा के देखो, 100% वोटरों में से 40% वोटर ऐसे हैं जिनके पास में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा पहुंचा गया। यानी इस देश में जब चुनाव आएंगे तब आप मतदाताओं के पास में पैसा पहुंचा दो, और पैसा कौन पहुंचाएगा? पैसा पहुंचाओगे सत्ता पक्ष वाले, भाई विपक्ष वाले तो पैसा पहुंचा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये बिहार का चुनाव इस तरफ भी इंडिकेशन दे रहा कि अब तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, खास तौर से जो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हें एक मंत्र मिल चुका कि जब चुनाव होगा पैसे बांटो और चुनाव जीतो। और ये केवल बिहार में नहीं हुआ, आप इससे पहले जो है चुनाव की बात कर लो, आप झारखंड में बात कर लो, झारखंड में ऐसा हुआ। उससे पहले आप जो है मध्य प्रदेश की बात करो, आप हरियाणा की बात करो। तो जिस तरीके से राजनीति में एक नया ट्रेडिशन चला, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं तो निवेदन कर रहा आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान के लोग इस बारे में सोचे, अगर चुनाव पैसे के दम पे जीते गए तो भाई तो सत्ता वाले जीते रहेंगे और विपक्ष वाले ऐसे ही जो है आकार मचाते रहेंगे। पैसे के दम पे जीता गया, क्यों आपको नहीं लगता ऐसा हुआ? आपको नहीं लगता क्या? मैं तो आपको महिलाओं की मदद नहीं, एक बात बताओ भाई, महिलाओं की मदद क्या हुआ? अभी चुनाव में होनी थी और 10-10 हजार रुपए में आपने महिलाओं को देकर 10-10 हजार रुपए में आपने जो है वोट खरीदने का काम करा। और ये डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं कह रहा। देखिए, बोलने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन सबके शरीर के अंदर भगवान ने दिमाग दिया। जो इंसान है, इंसान एक ऐसी कृत्य है ऊपर वाले की जिसके अंदर दिमाग गया, उसके अंदर सोचने विचारने की क्षमता। हर किसी को पता बिहार का चुनाव केवल और केवल वो पैसे के दम पे जीता गया। मैं तो डाटा बता रहा ना, 40% मतदाता ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा दिया गया है, चाहे उसमें महिलाएं हो, चाहे उसमें जो है बुजुर्ग हो, चाहे उसमें नौजवान हो। तो कहीं ना कहीं, और फिर बिहार के हालात आपको पता भाई, बिहार, सॉरी कुछ लोगों को बुरा लगेगा, पिछड़ा प्रदेश है। वहां 10,000 रुपए का अमाउंट भी, जहां पे इस तरीके की जो है गरीबी हो, और भाई उन्हें अगर 10,000 रुपए मिल गए तो वे तो जो है 10,000 रुपए ले लेके वोट की महत्ता का तो पता नहीं कि आपको अभी ये 10,000 रुपए दे देंगे, लेकिन 5 साल तक आपका खून चूसेंगे। और ये भी समझे कि ये पैसा भी, पैसा किसका पैसा? ये पैसा हमारा ही तो पैसा है, हमारा ही पैसा ये नेता लूट रहे। और जब चुनाव आ रहे, हमें इस पैसे को बांट रहे और कहीं ना कहीं हमारी वोट को ये खरीदने का काम कर रही है। पर ऐसा तो जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में यही हुआ, हरियाणा में ये, तो फिर इसकी रोक क्या है? कार्ड क्या है विपक्ष के पास? नहीं, कार्ड तो ये है भाई, हमारे जैसा आदमी खुल के बोल रहा, आप जैसे पत्रकार हमारे से क्वेश्चन कर रहे, जब यह जनता जागरूक हो जाएगी, हिंदुस्तान की जनता जब जागरूक हो जाएगी, इन नेताओं की या गठड़ी बांध देगी, गठड़ी इतना बुरा हाल कर देगी ना, जवाब देना भारी हो जाएगा। एक बात बताओ, मैं भी तो इस बात को समझ रहा, आप युवा पत्रकार है, आप भी तो इस बात को समझ रहे। एक एक मिलकर 11 होंगे, फिर 11-11 मिलकर 111 होंगे, 111 मिलकर 1,111 होंगे। तो ये चैन कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाएगी। और खास तौर से एक इंसान को देखकर दूसरे इंसान के अंदर इस तरीके से बोलने की हिम्मत भी आएगी। विपक्ष से चुनाव लड़ना नहीं आ रहा है? नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं भाई, कहीं ना कहीं विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा, ऐसी क्या आफत आ गई जब इस देश में इतने भयंकर भयंकर मुद्दे हैं। इस देश में शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, और मैं तो ये कह रहा, मुद्दे लाने की जरूरत नहीं भाई। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जिन मुद्दों को लेकर आई थी, आप उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ लो। मैं कह रहा, देश में महंगाई खत्म होगी क्या? भ्रष्टाचार खत्म होगा क्या? काला धन जो है आ गया क्या? इस देश में सम शिक्षा व्यवस्था लागू होगी क्या? जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में बन गया क्या? 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार मिल गया क्या? गंगा निर्मल एवं पवित्र होगी क्या? तो विपक्ष को तो मुद्दे की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं विपक्ष के समझ में आ जाए कि भाई तुम सत्ता पक्ष के ही मुद्दे को लेकर नहीं आगे बढ़ाने लगो, लेकिन ये विपक्ष भी सो रहा। और जनता नौकरी चाहिए किसको? बताइए, नौकरी की बात करी तो तेजस्वी यादव ने कहाँ वोट दिया? नहीं नहीं भाई, एक बात बताओ, नौकरी किसे नहीं चाहिए? नौकरी तो सब चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अगर विपक्ष मुद्दा बना भी रहा, सपोज युवाओं का मुद्दा बनाने लगा, ये भारतीय जनता पार्टी वाले वहां हिंदू मुस्लिम को लिया हुए, वो ये सारे के सारे मुद्दे फिर हिंदू मुस्लिम की आड़ में ये बोने पड़ जा। डॉक्टर कुलदीप मलिक का तो संघर्ष ही यही है कि राजनीति में असली मुद्दों की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, खराब होते हुए पर्यावरण की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों की बात हो। जिस दिन राजनीति में असली मुद्दे आ गए और ये नकली मुद्दे खत्म हो गए, देखना ये मोदी
तो बोल रहे कि भाई ये देश 2047 तक विकसित बन जाएगा। झूठ बोल रहे देश के प्रधानमंत्री। अरे जिस देश में शिक्षा व्यवस्था खत्म, जिस देश का पर्यावरण खत्म, देखो हम दिल्ली में खड़े, गैस चैम्बर में हम खड़े, सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए खाद्यान्न नहीं बचा, इस देश में है ही क्या। और झूठे मुद्दे में हमें बहलाया जा रहा, फुसलाया जा रहा, 10-10 हजार रुपए में हमारी बोटू पे जो है डंका डालना जा रहा, तो अपने आप में बहुत ही साधु सोचनीय। संत कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, पहले इन्हें बचाया जाए और भाई मुद्दे बाद में। देखिए, अब इस बात का फिर वही क्वेश्चन है, अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, और हमारे यूपी में जो है महाराज जी है, भाई जो है हमारे योगी जी जो है प्रधानमंत्री है, और अगर अभी भी हिंदू खतरे में है, तो भाई एक बात बताओ फिर कैसा काम चलेगा। अगर इस तरीके का वातावरण हर जगह, डबल इंजन की सरकार, कहीं तो ट्रिपल इंजन की सरकार, अब आप दिल्ली में बात करो, दिल्ली में ये 3 इंजन की सरकार बता रहे, अब भाई यहाँ भी जो है हिंदू खतरे में हो रहा, यहाँ भी जो है बम ब्लास्ट हो रहे, और फिर बम ब्लास्ट में यहाँ पे जो है उसे भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया जा, तो कहीं ना कहीं अगर हिंदू अब खतरे में है, तो बदनू समझ लो हिंदू का तो फिर बेड़ा गर्क है, हिंदू को कोई बचा नहीं सकता। साधु संत भूखे प्यासे नंगे पैर चल के जागरूक कर रहे हैं बस हिंदुओं अब आप साधु संतों पे ले जाओ। अब मुझे इन साधु संतों के बारे में, भाई ये तो सब अपनी धर्म की दुकान चला रहे। और देखिए, इस देश में धर्म के नाम पे सब कुछ हो सके, मैं कह रहा हम असली मुद्दों पे काम कर रहे, हमारा साथ कौन दे रहा। आप धर्म की बात करने लगो, आप हिंदू मुस्लिम की बात करने लगो, आज ये तो सारे के सारे देखिए, इनमें से जितने भी साधु संत है, आप हिस्ट्री निकाल लो ना, इसमें से तो बहुत सारे जो है पाखंडी मिले हैं, और ये हर धर्म में है। ये केवल आप हिंदू धर्म की बात क्यों कर रहे, आप जो है मुस्लिम धर्म में भी चले जाओ, आप सिख में भी चले जाओ, आप ईसाई में भी चले जाओ। मैं तो कह रहा अगर इन धर्म गुरुओं पे कुछ अंकुश लगा दे, तो मेरे ख्याल से इस देश का भला हो सके। देखिए, धर्म का मतलब, बहुत गंभीर बात आपको आज बता रहा, और मैं ये निवेदन कर रहा हिंदुस्तान के लोगों से, इस बात को समझे, राजनीति एक अलग विषय है, धर्म एक अलग विषय है। धर्म को चलाना ये धार्मिक गुरुओं का काम है, राजनीति को चलाना ये राजनेताओं का काम है। जब राजनीति के अंदर धर्म घुसने लगेगा और धर्म के अंदर राजनीति घुसने लगेगी, तो समझो देश का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा। अब हिंदुस्तान में वही काम हो रहा। आप एक बात बताओ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, किसका काम था वो, बताओ ना। धार्मिक लोगों का काम था, वहाँ धर्म गुरुओं का काम था। अब उसका उद्घाटन तो जो है राजनेता कर रहे, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जितने धार्मिक ये गुरु है, सारे के सारे एक कटघरे में फरा रखे, और मैं देख रहा श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, भला भला, ये सारे मोदी जी के सामने ऐसे हाथ जो है जोड़ रहे। भाई एक बात बताओ, ये देश तो अगर आप हिंदूवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग चल रहे, तो जब कोई भी साधु संत या धर्मात्मा राजा के दरबार में जाता था, तो राजा हाथ जोड़कर अपना सिंहासन छोड़ कर खड़ा हो जाता था। यहाँ जो है ये धर्मगुरु जो है नेताओं के सामने हाथ जोड़ दे, तो कहीं ना कहीं जनता को ये बात सोचने की जरूरत है कि राजनीति से धर्म को अलग करे और धर्म से राजनीति को अलग करे। विपक्ष को जीतने के लिए क्या करना चाहिए आखिर में? भाई एक बात बताओ, अब डॉक्टर कुलदीप मलिक से तो बड़ी बड़ी खोपड़ी है इन विपक्ष के पास। ये तो विपक्ष चिंतन करे, नमन करे। इस तरीके से आप हार के बाद हार, हार के बाद हार, हार के बाद हार, क्यों भाई? लोकतंत्र को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। विपक्ष का काम है अपनी आवाज उठाना और जनता की आवाज उठाना। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष को चिंतन करना पड़ेगा, विपक्ष को सोचना पड़ेगा। और खास तौर से मैं तो कह रहा भाई, देश में 150 करोड़ लोगों का देश है, सर्वे करावे, इनके पास में रिसोर्सेज है, ये देखे कि आखिर आप हार क्यों रहे, इसके ऊपर ये चिंतन करें। ठीक है।